12:22 पीएम अध्याय 301 मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है वरना मर जाओ। यूं ही ने वह घटिया कॉकटेल पीने के बाद थोड़ा चक्कर महसूस किया। उसे शराब पीने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पी ली क्योंकि वह एक सामूहिक खेल में भाग ले रहा था। जैसे जैसे झूझू खेल का संचालन करता रहा, यूं ही अब स्पिनर का निशाना नहीं रहा। यूं ही के सामने बैठी चेन युबिंग अपनी तीखी निगाहें उस पर टिकाए हुई थी। अरे यूं ही, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्यों ना मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूं? एक लड़के ने अचानक कहा। झाओ येशान नाम का ये लड़का यूं ही का सहपाठी था और उसे भी चेन युबिंग ने खरीदा था। गरीब परिवारों से आने वाले लोग, विशेषकर उस दौर के स्कूली बच्चे, पैसे के लालच में आसानी से आ जाते थे। चेन युबिंग ने इस बात का फायदा उठाकर समझदारी दिखाई। हाँ, झाओ येशान, पहले उसे वापस भेज दो, अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। झूझू ने आंखें झपकाते हुए झाओ येशान को घूरते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। संकेत मिलते ही झाओ येशान ने यूं ही की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। वो उसके पास गया और उसे उठाकर वहां से ले जाने लगा। यूं ही जितना लंबा था, उसे कराओके से बाहर निकलने में झाओ येशान ने मदद की, जो उससे छोटा था। यूं ही को प्यास लग रही थी, उसकी नजरें धुंधली होने लगी थी और शरीर गर्म हो रहा था। झाओ येशान ने उसे सहारा दिया और वे दोनों साथ चलने लगे। जब झाओ येशान यूं ही का हाथ थामे बाहर जाने लगा, तो उसने चेन युबिंग को इशारा करते हुए बताया कि वो यूं ही को उस जगह ले जा रहा है जिस पर वे सहमत हुए थे। चलो, खेल जारी रखते हैं। जब झूझू ने देखा कि झाओ येशान यूं ही को सहारा देकर दूर ले जा रहा है, तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। मानो उसे पहले से ही वो इनाम दिख रहा था जो चेन युबिंग ने योजना सफल होने पर उसे देने का वादा किया था। अन्य छात्रों ने यूं ही की बिगड़ती हालत पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उनका पूरा ध्यान खेल पर था, क्योंकि उन्होंने स्पिनर का एक और दौर शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद चेन युबिंग ने भी बहाना बनाकर कराओके छोड़ दिया। युन जियान सीई के साथ घर वापस भागी ताकि सीई उसकी लंबोर्गिनी कार चलाकर कराओके जा सके। सौभाग्य से यून ही ने सुबह ही उसे पता बता दिया था, इसलिए युन जियान बिना चेक किए सीधे वहां जा सकी। ये लॉन्गवेन सिटी में मौजूद कुछ गिने चुने कराओके स्थानों में से एक था। इस दशक के दौरान कराओके गाने बजाने के साथ साथ अन्य संदिग्ध अवैध गतिविधियों का भी अड्डा बन गया था। काउंटर पर कमरे की पुष्टि करने के बाद युन जियान तेजी से कमरा के 18 की ओर दौड़ी। उसे पता चला कि युन ही और उसके दोस्त जिस बूथ में थे, वह कमरा के 18 था। सीई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए युन जियान ने ही कमरे में पहुंचते ही दरवाजा लात मारकर खोला क्योंकि वह दरवाजे के सबसे करीब थी। तेज धमाके की आवाज से अंदर स्पिनर गेम खेल रहे लोगों का समूह चौंक गया। कौन है? युन जियान द्वारा फर्नीचर को लात मारने के सदमे से उबरने के बाद किशोरों ने युन जियान और सीई को दरवाजे से अंदर आते देखा। क्या ये युन ही की बहन नहीं है? युन जियान को पहचानते हुए किसी ने कहा। अपना नाम सुनकर झूझू, जिसने अभी अभी अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ किया था, ने अपनी निगाहें फेर ली। ठीक उसी समय युन जियान की निगाहें झूझू पर पड़ी। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और अपने भाई को ना पाकर युन जियान ने नीचे देखते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? ओह, मुझे लगता है कि झाओ येशान ने उसे घर भेज दिया। आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। किसी ने तुरंत जवाब दिया। लगता नहीं वो ठीक नहीं है। युन जियान ने चिढ़कर कहा और झूझू की ओर बढ़ी। हाथ उठाकर उसने अपनी ठंडी उंगलियों से लड़की की गर्दन को जकड़ लिया। मेरा भाई कहाँ है? आखिरी मौका, चुप रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 0106 12:22 पीएम अध्याय 302 सीई की बारी, बोलो या मरो। युन जियान को अचानक अंदर आते और बिना किसी कारण के झूझू का गला घोंटते देख सभी लोग अचंभित रह गए। युन ही की कक्षा में पढ़ने वाले कुछ लोग युन जियान से पहले भी मिल चुके थे और जानते थे कि युन ही की एक खूबसूरत छोटी बहन भी है। पहले वे हमेशा यही सोचते थे कि वो एक सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की है, जिसे लड़के सुरक्षा देते हैं, लेकिन अभी अभी युन जियान के बारे में उनकी यह धारणा पूरी तरह बदल गई। वो अंदर आई और झूझू का गला दबा दिया। आखिर हो क्या रहा था? झूझू ने दो घुरघुराहट भरी आवाजें निकाली। युन जियान ने उसका गला जकड़ रखा था। उसने घबराहट में अपनी सांस रोक रही लड़की को देखा और डर से उसका चेहरा जम गया। ये लड़की युन ही की छोटी बहन थी। युन ही की बहन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी छोड़ो, तुम उसे मार डालोगी। ये देखकर किशोरों में से किसी ने चिल्लाकर कहा। युन जियान की निगाहें झूझू पर टिकी हुई थी। जैसे ही झूझू बेहोश होने वाली थी, उसने अचानक उसे छोड़ दिया। सांस लेने में असमर्थ झूझू ने आंसू बहाते हुए खांसते हुए ऑक्सीजन ली, जबकि युन जियान ने उसे ठंडेपन से देखा। आप बोल रहे हैं या नहीं? युन जियान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि युन ही इस जगह से जाने के बाद कहां गई, लेकिन जब झूझू ने अंदर कदम रखा और सुना कि वो युन ही की बहन है, तो युन जियान ने झूझू की टालमटोल भरी निगाहों को स्पष्ट रूप से देख लिया। चेन युबिंग के पास योजनाएं थी, लेकिन उनके लिए अकेले सब कुछ पूरा करना मुश्किल था। सबसे अच्छा उपाय तो यही था कि वो किसी की मदद लें। जब झूझू की निगाहें अभी युन जियान पर पड़ी, भले ही युन जियान यहाँ न होती, फिर भी वो उनकी आंखों के जरिए देख सकती थी कि दोषी पक्ष ने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ कुछ किया है या नहीं। झूझू की टालमटोल भरी निगाहों से उसे यह समझने के लिए काफी कुछ पता चल गया कि झूझू युन ही को पकड़ने की साजिश में शामिल सहयोगियों में से एक थी। ऐसा लग रहा था मानो झूझू को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का एहसास ही नहीं था, यहाँ तक कि उनके आसपास के लोगों को भी लगा कि युन जियान ने जो कहा वह सिर्फ एक मजाक था। बोलो, किस बारे में बोलो? झूझू सांस फूलने से लगभग बेहोश हो गई, लेकिन उसने ऐसा दिखावा करना जारी रखा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसने मासूम आंखों से युन जियान को देखा और यहाँ तक कि सीई की ओर भी देखने की कोशिश की। कितना खूबसूरत आदमी है। झूझू ने धीरे धीरे अपना ध्यान युन जियान से हटाकर सीई की ओर कर दिया। सीई के आकर्षक चेहरे को देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें स्वयं भगवान ने तराशा हो, क्योंकि वे दिव्य प्रतीत होते थे। कमरे में मौजूद कुछ लड़कियां भी खुलेआम उसे घूर रही थी और युन जियान की पहले दी गई धमकी को जल्दी से भूल गई थी। युन जियान ने हल्की सी हंसी निकाली, जिसमें हल्की सी हंसी का भाव था, जो वास्तव में अजीब लग रहा था। ठीक उसी समय जब युन जियान ने झूझू को सबसे सीधे तरीके से सच उगलवाने का फैसला किया, तभी सीई ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे अपने पीछे खींच लिया। झूझू ने उसकी हरकत देखकर खुशी से चीखने ही वाली थी। उसे लगा कि उसकी खूबसूरती ने सीई को मोहित कर लिया है और उसने युन जियान को खींच लिया है। लगता है अब वो उसे दिलासा देने की योजना बना रहा है। वह घोर गलतफहमी में थी। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। तभी सीई ने अपनी कमर से एक काली पिस्तौल निकाली और झूझू की ओर तान दी। उसकी निगाहें निर्मल और बर्फीली थी, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी धमकी थी जिससे हर कोई कांप उठा। बोलो या मर जाओ। 0106 12:22 पीएम अध्याय 303 पता प्राप्त हुआ। जीवित रहने का हकदार। कमरे में मौजूद हर कोई महज एक विद्यार्थी था, स्कूल का छात्र और अपने माता पिता और शिक्षकों की देखरेख और संरक्षण में पला बड़ा बच्चा। वे बेपरवाह हो सकते थे या किशोरावस्था के विद्रोही दौर से गुजर रहे हो सकते थे। उनमें से कुछ खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे अभी भी जीवन में अनुभवहीन थे। जैसे ही उन्होंने सीई को बंदूक निकालते और झूझू को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए देखा, वे डर के मारे चीखने लगे। बंदूक! लड़कियां चीख चीख कर चिल्ला उठी, उनकी तीखी चीखें गूंज उठी। लड़कों ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन वे सभी तुरंत पीले पड़ गए। ये स्पष्ट था कि कोई भी वास्तव में शांत नहीं था। इन किशोरों की मौजूदगी के बावजूद सीई के हाथ में मौजूद पिस्तौल झूझू की ओर तनी हुई थी।
यून जियान के सवालों को रोकते हुए झूझू बस यही सोच रही थी कि क्या सी उसे पसंद करता है, लेकिन अगले ही पल उसने पिस्तौल निकाली और उसे झूझू की ओर तान दिया। झूझू जब चालाक थी तब भी वो एक स्कूली छात्रा ही थी। जब उसने सीली की गोरी और लंबी उंगलियों के बीच अपने सिर पर तनी हुई असली बंदूक देखी, तो उसके पैर कांपने लगे और वो अनजाने में ही आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठाकर जमीन पर गिर पड़ी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। झूझू डर से कांप उठी, मानो उसे डर था कि सीली सचमुच गोली चला देगा। वह घबराकर बैठी हुई स्थिति से उठी और यून जियान और सीली के सामने घुटनों के बल बैठ गई। क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि यूनगी कहाँ गई है? मैं तुम्हें बता दूंगी, मुझे मार मत डालो। झूझू भयभीत होकर सीली की बंदूक को घूर रही थी और जो कुछ भी उसे पता था सब कुछ उगल रही थी। ये सब चेन युबिन की करतूत है, ये सब चेन युबिन का ही काम है। उसी ने मुझे सबको इस सभा में बुलाने और यून ही को वो कॉकटेल पिलाने के लिए मजबूर किया। उसमें कामोत्तेजक पदार्थ मिला हुआ है, पीने के बाद उसका असर बेहद तेज होता है। फिर मुझे झाओ येशान को यून ही को ले जाने के लिए बहाना ढूंढना था। उफ, मुझे और कुछ नहीं पता। झूझू सचमुच डरी हुई थी, इतनी डरी हुई कि उसने सब सच बता दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सभी सहपाठियों ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यून ही को घर भेजने का सुझाव देने का झाओ येशान का यही मकसद था और वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि चेन युबिन इतनी धूर्त होगी। वो कहाँ है? यून जियान ने पूछा, जबकि झूझू अभी भी घबराई हुई थी। झाओ येशान ने उसे होटल भेजा है। बंदूक की नोक पर बंधक बनाए जाने के कारण झूझू कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन सा होटल? यून जियान ने पूछा। इस सड़क के उस पार वाला, झूझू ने तुरंत जवाब दिया। इन लोगों में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए यून जियान को जब जवाब मिला तो वो तुरंत वहां से चली गई। यून जियान को जाते हुए देखकर झूझू ने एक बार फिर सीही के बेदाग चेहरे पर नजर डाली, लेकिन डर के मारे उसे अपनी नजरें हटानी पड़ी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है। क्या आप मुझे जाने देंगे? कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। झूझू लगभग सीही के सामने गिड़गिड़ा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जीवित रहने के लायक हो? सीही ने अपनी खूबसूरत भौहें उठाते हुए उपहास किया। जो व्यक्ति अपने साले को धोखा दे, वह भला कैसे जिंदा बच निकलने की सोच सकता है? जब सभी को लगा कि सीही के शब्द केवल धमकी थे, तभी एक धमाके की आवाज सुनाई दी। सीही की पिस्तौल से एक गोली झूझू की ओर निकली। 0106 12:22 PM अध्याय 304। आपको पता चल जाएगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे। जब लड़कों और लड़कियों ने सीआई को सचमुच ट्रिगर दबाते देखा तो वे चीखते हुए अपने चेहरे ढक लिए। उन सभी को इस बात का डर सता रहा था कि वे वही दृश्य देखेंगे जिसकी उन्होंने अपने मन में कल्पना की थी। एक गोली सीधे झूझू में जा रही है। झूझू भी चीख पड़ी। उसे महसूस हुआ कि एक गोली उसके पास से गुजरते हुए उसकी ओर आ रही है। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। वह दहशत के मारे बेहोश हो गई थी। तभी किशोरों ने हिम्मत करके, हालांकि कांपते हुए, अपनी आंखें खोली। तब उन्होंने देखा कि फर्श पर बेहोश पड़ी झूझू को न तो गोली लगी थी और न ही कराओ के कमरे में खून खराबा था। तब समूह को पता चला कि झूझू की चोटी को सिर पर बांधने वाली हेयर टाई टूट गई थी। वह गोली झूझू के बालों में बंधी पट्टी से फिसलती हुई गुजरी, जिससे घर्षण के कारण वह टूट गई और उसके पीछे की दीवार में जा लगी। इससे अधिक सटीक निशानेबाजी और कोई नहीं हो सकती। किशोर किशोरी सीआई के अद्भुत कौशल को देखकर दंग रह गए, जबकि लड़के उसकी कला को देखकर अचंभित हो गए। जब उन्होंने उस युवक के पीछे जाने के लिए ऊपर देखा तो वह यून जियान के साथ बहुत पहले ही जा चुका था। अब यून ही की बात करते हैं, जिसे झाओ येशान सहारा देकर ले गया। कराओके से बाहर निकलते ही उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका सिर भारी था और नजर धुंधली थी। वह बस झाओ येशान के साथ चलने को मजबूर था। हम कहाँ जा रहे हैं? यून ही ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से को चुटकी से दबाया ताकि वह अपनी बची कुची चेतना को बचा सके। हे भाई, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। झाओ येशान मुस्कुराया। झाओ येशान का कक्षा में कभी भी दूसरों से अच्छा तालमेल नहीं था, खासकर यून ही तो उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं था। आज जब यून ही ने उसे घर छोड़ने की पहल की तो यह संदेह पैदा करने के लिए काफी था। बात बस इतनी सी थी कि यून ही इस समय भागने के लिए सचमुच बहुत कमजोर थी। वह अपनी हथेली के पिछले हिस्से को बार-बार चुटकी काटता रहा ताकि वह अपनी बची कुची चेतना को बनाए रख सके। झाओ येशान यून ही को उठाकर कराओके के ठीक सामने वाले होटल तक ले गया। उसने योजना के अनुसार काम करते हुए यून ही को होटल के एक कमरे में पहुंचाया। जैसे ही वह यून ही को बिस्तर पर धकेलने वाला था, यून ही अचानक मुड़ गई। उसने रास्ते भर बचाकर रखी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए झाओ येशान को एक ही झटके में झटक कर जमीन पर पटक दिया। फिर यून ही अपने लंबे कद काठी का जोर लगाते हुए कमरे से बाहर भागा। जाते ही उसने दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। वह होटल के गलियारों में घिसकता हुआ आगे बढ़ा। उसकी नजरें धुंधली होती जा रही थी, उसे गर्मी महसूस हो रही थी और उसके भीतर एक अनजानी इच्छा लगातार उमड़ रही थी। चेन युबिन ने उसे एक तेज दबा दी। यूं कहें कि उसने उसे पीछे हटने का कोई मौका ही नहीं दिया। भले ही यून ही बेवकूफ था, लेकिन अब तक उसे पता चल गया था कि उसे नशा दिया गया है। सारी बातों को जोड़कर वो लगभग पक्का समझ गया था कि उसे नशा किसने दिया है। फिर भी अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वह एक के बाद एक गलियारे से भागता हुआ आगे बढ़ा, धुंधली दृष्टि से उसे एक खुला दरवाजा दिखाई दिया। झाओ येशान जल्द ही उसकी बराबरी कर लेगा। यदि यून ही को नशा न दिया गया होता तो वह झाओ येशान को 3 बार आसानी से हरा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तविकता ये थी कि उसे नशा दिया गया था और वह कमजोर और आसानी से काबू में आने वाला था। सौभाग्य से वह स्वस्थ और बलवान था। अपनी बची खुची ऊर्जा से भी वह झाओ येशान को हरा सका और भाग निकला। जैसे ही दरवाजा खुला दिखाई दिया, यून ही बिना सोचे समझे अंदर भाग गया। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पूरी समझदारी से उसे ताला लगा दिया। 0106 12:23 PM अध्याय 305। यून ही का सामना। निगरानी कैमरे। शाक दरवाजा बंद होते ही यून ही शांत हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर शरीर की तेज गर्मी को महसूस किया और साथ ही कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज भी सुनी। पानी। यून ही ने खुद को संभाला। उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी, लेकिन वह कमरे की संरचना को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। सूखे गले से पानी पीते हुए वह बुरी तरह झुलस रहा था। उसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत पानी की जरूरत थी ताकि वह खुद को ठंडा कर सके। यून ही उठकर बाथरूम जाने के लिए आगे बढ़ा। उसने फ्रॉस्टेड ग्लास का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। क्लैक। ये किसी चीज के आश्चर्य से गिरने की आवाज थी। बाथरूम से दृश्य स्पष्ट था। यून ही को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने सामने के दृश्य को ठीक से पहचान पा रहा था। वहाँ एक लड़की थी जिसकी उम्र शायद 15 या 16 वर्ष होगी। वो शॉवर के नीचे नग्न खड़ी थी और खुद को धो रही थी। यून ही की धुंधली दृष्टि के बावजूद लड़की की चिकनी और कोमल त्वचा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके सुडौल स्तन और गोरा बेदाग शरीर पूरी तरह से प्रदर्शित थे। यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था कि लड़की सुंदर और प्यारी थी, मनमोहक और आकर्षक स्वभाव की। जैसे ही यून ही की नजर धुंधली सी पड़ी, लड़की की घबराहट भरी निगाहें एक खोए हुए हिरण की तरह गायब हो गईं। वह चीखी और तेजी से एक तौलिया खींचने के लिए किनारे की ओर भागी और खुद को उससे ढक लिया।
तुम कौन हो, विकृत मानसिकता वाले बेशर्म। लड़की ने यून यी की ओर इशारा करते हुए उसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा। यून यी की गोरी उंगलियां बाथरूम के पाले से ढके कांच के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। सामने खड़ी लड़की की दुधिया त्वचा को देखते ही, जो पल भर में छिप गई, उसके अंदर उमड़ रही गर्मी को दबाना उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। मैं, यून यी ने लड़खड़ाती आवाज में कहना शुरू किया, लेकिन वो उतनी ही जल्दी चुप हो गया। उसके सामने खड़ी लड़की अभी भी शर्मा रही थी, लेकिन उसने यून यी को ध्यान से देखा और पाया कि वो कितना लाल हो गया था, मानो उसे नशा कराया गया हो। तुम नशे में हो। अपने छोटे से शरीर को ढके हुए लड़की का नाजुक चेहरा सिकुड़ गया और वो यून यी की ओर 2 विचारशील कदम बढ़ाते हुए अपने होठों को हल्का सा काटते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। क्या तुम ठीक हो? लड़की ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। जैसे ही यून यी की त्वचा लड़की के ठंडे हाथ के स्पर्श से छुई, उसने अपने भीतर की तीव्र उत्तेजना को काफी हद तक कम होते हुए महसूस किया। उसे पता नहीं था कि उसे यह शक्ति कहां से मिली, लेकिन उसने अनजाने में ही उसका हाथ थाम लिया। अपना हाथ फंस जाने से घबराकर लड़की ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ ढीली कर दी, जिससे उसे धंसने वाला तौलिया नीचे गिर गया। तुम रुक जाओ, मैं इस दवा का असर खत्म कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे अंदर के कामोत्तेजक प्रभाव को दूर कर सकती हूँ। लड़की ने यून यी को घूरते हुए चिंता से पलकें झपकाईं। इसके बावजूद यून यी की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। लड़की का हाथ झटककर उसने उसके कोमल और ठंडे शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। यून जियान और सी यी एक साथ होटल में दाखिल हुए। यून जियान थोड़ी घबराई हुई थी और अपने भाई को ढूंढने के लिए एक-एक करके होटल के कमरे के दरवाजे खोलने ही वाली थी, तभी सी यी ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें होटल के निगरानी कक्ष में ले गई। यून जियान की ओर से सी यी की लंबी उंगलियां निगरानी कक्ष में कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ी और उन्होंने तुरंत वो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली जो वे चाहते थे। ऐसा देखा गया कि यून यी को झाओ यिशान ने एक कमरे में ले जाने में मदद की, लेकिन वह थोड़ी देर बाद झाओ यिशान के पीछा करने से पहले ही भाग गया। फिर यून यी ने बिना सोचे समझे एक खुले दरवाजे में प्रवेश कर लिया। 0106 12:23 PM अध्याय 306 लड़की की पहचान एक विश्व विशेषज्ञ। तो भाई यून यी उस कमरे से भागकर कमरा नंबर 6011 में चले गए। सी यी ने कंप्यूटर के जरिए कुछ ही सेकंड में यून यी का पता लगा लिया और यून जियान के पास गए। तुम्हारा भाई, यून जियान को ये जानकर राहत मिली कि उसका भाई ठीक है और साथ ही उसने सी यी को यून यी को भाई कहते हुए भी सुन लिया। वो उसका बड़ा भाई था। उसका भाई कब से उसका भाई बन गया? सी यी के होठों के कोने ऊपर की ओर खींच गए। मुस्कुराते हुए उसने आंखों में झुर्रियां डालते हुए कहा, तुम्हारा भाई मान गया। असल में उसने अनजाने में ही अपने मन की बात जाहिर कर दी थी। उसका भाई देर सवेर उसका भाई बनने ही वाला था। ओह, यून जियान ने सी यी को देखा और फिर दोनों साथ में बाहर निकल गए। यून यी इस समय छठी मंजिल पर था। जब वो झाओ यिशान से छूटकर कमरे से भागकर कमरा नंबर 6011 की ओर गया, तो वो वास्तव में गलियारे के पार और कुछ दूरी पर था। जब यून जियान और सी यी छठी मंजिल पर पहुंचे, तो उन्होंने झाओ यिशान को कमरा नंबर 6011 के सामने खड़े होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते देखा। यून यी को नशा दिया गया था और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। सौभाग्य से वह झाओ यिशान के पहुंचने से पहले ही दूसरे कमरे में घुस गया और उसे बंद कर लिया। एक कदम पीछे रह गए झाओ यिशान बेचैनी से कमरे के बाहर खड़े थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाजा कैसे खोला जाए। यून जियान सीधे उसके पास गई। इस बार उसने सी यी को मामला संभालने नहीं दिया। वह झाओ यिशान के पास गई और उसका कॉलर पकड़कर उससे लंबे लड़के को आसानी से अपनी ओर खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की? यून जियान ने झाओ यिशान को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। मैं झाओ यिशान ने यून जियान को पहले भी देखा था। उसे देखते ही पहचान लिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ यून जियान ने अचानक अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसी क्षण उसने अपना पैर उठाया और झाओ यिशान के पेट पर लात मारी। धमाके की आवाज के साथ दुबला पतला लड़का जोर से उछला और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह थोड़ा कांपा और चोट से बेहोश हो गया। उसकी अनदेखी करते हुए यून जियान कमरा नंबर 6011 में आई और कलाई की एक झटके से एक छोटा सा ब्लेड ले आई। उसने फुर्ती से उसे घुमाया और ताले पर वार किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखट की आवाज के साथ खुला। ताला खोलना यून जियान के कौशलों का एक अभिन्न अंग था। अपने पिछले जीवन में जब वो गुप्त अभियानों पर जाती थी, गुप्त रूप से स्थानों में प्रवेश करती थी या खजाने चुराती थी, तो वह हर बार बिना आवाज किए दरवाजा खोलकर सुरक्षित निकल जाती थी। जैसे ही दरवाजा खुला, यून जियान अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे सी यी भी आ गई। अंदर जाकर उन्होंने आसानी से देखा कि दोनों लोग बिस्तर पर एक साथ सो रहे थे। सटीक रूप से कहें तो यून यी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश था। जमीन पर कपड़े बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर शायद ही कोई कम अश्लील कारण सोच पाता। यून जियान की आंखें उस दृश्य को देखकर फड़कने लगी जब उसने अपने भाई को अपनी उम्र की एक लड़की के साथ बिस्तर पर लेटे हुए देखा और उन दोनों को एक कंबल से ढका हुआ था। उस लड़की का मनमोहक चेहरा आंखों को सुकून देता था। वह प्यारी और मासूम दिखती थी, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो मोहक था। यून जियान की ताजगी भरी जवानी के विपरीत उस लड़की की गुड़िया जैसी मासूमियत में एक अनूठी गरिमा थी। इसके बावजूद यून जियान को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि वो लड़की उसके भाई यून यी के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके नग्न शरीर के आपस में लिपटे होने की तुलना में यून जियान को सबसे ज्यादा आश्चर्य उस लड़की की पहचान से हुआ। वो यून जियान की परिचित व्यक्ति थी। वह गूशा भाड़े के सैनिकों की एक उच्च पदस्थ सदस्य थी। उसे लेडी वेनम के नाम से जाना जाता था और वह गूशा में स्नेक लिजार्ड की शिष्या थी। फिर भी विषयों पर उसकी महारत स्नेक लिजार्ड से कहीं अधिक थी। इसलिए यून जियान अपने पिछले जन्म में अक्सर उसके साथ मिशन पर जाया करती थी। स्नेक लिजार्ड और टाइगर लेपर्ड के अलावा लेडी वेनम यून जियान की सबसे लगातार साथी थी। गूशा की रैंकिंग में उस लड़की का स्थान बहुत ऊंचा नहीं था। हालांकि उसके उपनाम लेडी वेनम से ही उसकी विशेषज्ञता स्पष्ट थी। वो सचमुच जहर की देवी थी, जहर की उस्ताद। उस बात को छोड़ दे तो उसे इसके अलावा कुछ और पता ही नहीं था। वो एक साधारण हत्यारे जितनी भी कुशल नहीं थी। गूशा में एक उच्च सम्मानित सदस्य बनने का उसका एकमात्र कारण ये था कि वो जहर देने में माहिर थी। 0106 12:23 PM अध्याय 307 नाम किंग यू कार्य कोई नहीं। गूशा मर्सिनरीज में लेडी वेनम की स्थिति सिवेट से अलग थी। सिवेट जो यून जियान को अपनी पसंदीदा कार लाफेरारी देने आई थी, लेडी वेनम से बिल्कुल अलग थी। सिवेट स्नेक लिजार्ड का अधीनस्थ था जबकि लेडी वेनम स्नेक लिजार्ड की शिष्या थी। दोनों ही देखने में प्यारी और छोटी थी, लेकिन लेडी वेनम सिवेट से लगभग 10 साल छोटी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लेडी वेनम की युद्ध क्षमता बहुत कमजोर थी। स्नेक लिजार्ड ने उसे इसलिए नोटिस किया और अपनी शिष्या बनाया क्योंकि उसमें जहर फैलाने की क्षमता थी। यहाँ तक कि यून जियान भी एक समय लेडी वेनम द्वारा जहर देने के तरीके से चकित रह गई थी। इसलिए स्नेक लिजार्ड और टाइगर लेपर्ड के अलावा लेडी वेनम यून जियान की एक सक्षम सहायक थी। विश्वविद्या में उनकी महारत यून जियान के लिए बहुत मददगार साबित हुई। परिपक्व लगने वाले छद्म नाम के विपरीत लेडी वेनम का वास्तव में एक अच्छा नाम था, किंग यू। जब यून जियान किंग यू को घूर रही थी, तभी किंग यू ने भी उसे देख लिया। स्नेक लिजार्ड के निर्देशानुसार किंग यू यून जियान को ढूंढने आई थी, इसलिए वह लॉन्डमेन शहर में अपने गूशा बॉस से मिलने आई थी। उसके आने से पहले स्नेक लिजार्ड ने यून जियान की हाल की स्थिति का विस्तृत वर्णन करने की पूरी कोशिश की थी और उसे यून जियान की तस्वीर भी पहले से दिखा दी थी।
उनके गूशा बॉस का रूप ही बदल गया था। स्नेक लिजार्ड ने किंग यू के अलावा किसी और को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। किंग यू युन जियान से मिलने लोनमेन शहर आई थी क्योंकि पिछले जन्म में वो युन जियान की सहायक के रूप में उसके साथ रहती थी। हालांकि उसकी पहचान स्नेक लिजार्ड की शिष्या के रूप में थी। साथ ही पिछले जन्म में युन जियान से किंग यू की इतनी घनिष्ठता थी कि स्नेक लिजार्ड ने युन जियान को किसी और रूप में पुनर्जन्म लेने से नहीं रोका। किंग यू ने कभी सोचा भी नहीं था कि नहाते समय दरवाजा बंद करना भूलने की उसकी लापरवाह आदत अभी भी बरकरार रहेगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का उसके कमरे में घुस आएगा, वो भी नशे में धुत। फिर भी उसके बाद किंग यू और युन यी के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वे दोनों बिस्तर पर इसलिए थे क्योंकि वो युन यी में कामोत्तेजक पदार्थ के प्रभाव को कम कर रही थी। इस दवा का इलाज करना बहुत मुश्किल था। युन यी, जिसे ये दवा दी गई थी, का बचना नामुमकिन था। लेकिन किंग यू के साथ मामला अलग था क्योंकि वो विष विशेषज्ञ थी। वो विषों का प्रयोग भी कर सकती थी और उनका इलाज भी कर सकती थी। इसलिए युन जियान ने उसे अपने पास रखा था। बात सिर्फ इतनी थी कि किंग यू को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जब वो युन यी का इलाज करते हुए उसे अपने शरीर से ठंडा कर रही थी, तब युन जियान बीच में घुस आएगी। जाहिर है युन जियान उसकी गोशा बॉस भी थी। स्ले ओह, हमने कुछ नहीं किया। चिंग यू की आंखें युन जियान की ओर फटी रह गईं और घबराहट में वो लगभग चिल्ला उठी, स्लेइंग गॉड। दरअसल जहर की माहिर होने के अलावा किंग यू आम लड़कियों से किसी भी तरह से अलग नहीं थी। युन जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह जानती थी कि किंग यू उसकी पहचान जानती है। आखिरकार लोनमेन शहर में उसका आना स्नेक लिजार्ड के निर्देश पर ही हुआ होगा। दरअसल अपने पिछले जन्म में युन जियान द्वारा गोशा भाड़े के सैनिकों के विनाश में किंग यू की अहम भूमिका थी। स्नेक लिजार्ड और टाइगर लेपर्ड की प्रभावशाली शारीरिक शक्ति के अलावा किंग यू ने ऐसे विषों का प्रयोग किया था जो रंगहीन और गंधहीन थे। स्नेक लिजार्ड भी विष की माहिर थी, सर्वश्रेष्ठ में से एक, लेकिन फिर भी वह किंग यू की तुलना में फीकी पड़ जाती थी। युन यी के मुंह से एक धीमी सी गुनगुनाहट निकली और वह पलट गया, होश में आया और जाग गया। 0106-12:24 PM अध्याय 308 जिम्मेदारियों को निभाना, न कि उसे अंदर से तोड़ देना। युन जियान को ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटते बढ़ते देख रही हो। अपने सदमे को दबाते हुए जब उसने आखिरकार अपने भाई को जागते हुए देखा तो उसे कमरे में रुकने में बहुत शर्म महसूस हुई। आखिरकार उसे इस तरह का दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। जो भी हुआ हो, वह शुक्रगुजार थी। किंग यू और युन यी के बीच कुछ हुआ हो या न हुआ हो, उसे इस बात से बेहद राहत मिली कि युन यी के बगल में लेटी लड़की चेन युबिंग नहीं थी, वरना अपने स्वभाव के कारण वह लड़की जरूर हंगामा खड़ा कर देती। तुम लोग खांसी, हम पहले बाहर जाते हैं, कपड़े पहनने के बाद बाहर आना। युन जियान ने किंग यू को घूर कर देखा। युन जियान के साथ लंबे समय तक रहने और लगभग हर मिशन में उसके साथ जाने के कारण किंग यू उस भाव का अर्थ समझ गई। उसने सिर झुकाते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर युन जियान ने सी यी को कमरे से बाहर खींच लिया। युन यी ने पीछे मुड़कर देखा और सिर को झटकते ही उसे होश आ गया। जैसे ही उसके दिमाग ने उसकी वर्तमान स्थिति को समझा, उसने छोटी कद की किंग यू को देखा और वहीं जम गया। बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसे याद आया कि उसे नशा दिया गया था। वह उस चाल से बच निकला, एक खुला दरवाजा देखकर अंदर घुस गया। बाद में उसने एक सुडौल लड़की को नहाते हुए देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जब युन यी का सुंदर चेहरा उसकी ओर मुड़ा और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं, तो किंग यू को अपनी आंखें फड़कती हुई महसूस हुई। जिसकी भी आंखें और इंद्रियां हों, वह समझ सकता था कि ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ होगा। युन यी मूर्ख नहीं था, उसे पता नहीं था कि उसने लड़की के साथ कुछ किया था या नहीं, लेकिन लड़की का उसके साथ अकेले बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटे होना ही उसके घिनौने कृत्य का पर्याप्त प्रमाण था। मैं माफ कीजिए, युन यी ने अपनी गोरी उंगलियों से अपना सिर थपथपाते हुए कहा, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। किंग यू ने युन यी को अवाक होकर देखा। वह उसे बताना चाहती थी कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। युन जियान और सी यी गलियारे में कमरे के बाहर खड़े थे। लड़की ज्यादा नाराज नहीं लग रही थी। दरअसल जब तक युन यी के बिस्तर में चेन युबिंग नहीं होती, युन जियान को इस बात का कोई अपराधबोध नहीं होता। कुछ देर बाद साफ सुथरे कपड़े पहने युन यी और किंग यू कमरे से बाहर निकले। किंग यू अभी भी शर्म से लाल थी, जबकि युन यी की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। आखिरकार वह एक बढ़ता हुआ लड़का था और वह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाला लड़का नहीं था। उसने अपनी छोटी बहन के अलावा कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था और यहाँ वह एक लड़की के साथ नग्न अवस्था में बिस्तर पर सो रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, युन जियान ने किंग यू की ओर देखते हुए कहा। किंग यू ने युन जियान की ओर देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। युन यी चिंतित हो गया जब उसे लगा कि युन जियान को उसके और किंग यू के साथ सोने के बारे में पता चल गया है और उसे अपनी बहन की आक्रामक हरकतें याद आ गईं। शाओ जियान, ये मेरी गलती है, मैंने अनजाने में उसकी मासूमियत छीन ली। तुम युन यी के लड़की को मत मारना, ठीक है? कहने से पहले ही युन जियान ने उसकी बात काट दी। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं उसका पेट फाड़ दूंगी, युन जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। युन यी की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किंग यू को जानती है। दूसरी ओर किंग यू ने अपने हाथों को आपस में फंसा रखा था और उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वो इतनी संकोची थी कि युन यी की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। 0106-12:24 PM अध्याय 309 किंग यू के लिए विद्यालय। उसका क्रोध। युन जियान के साथ एक शांत कोने में पहुंचने पर भी किंग यू के प्यारे चेहरे पर गुलाबी रंग की झलक बरकरार थी। युन यी और सी यी से दूर जाते ही किंग यू ने तुरंत कहा, हत्या, हमने कुछ नहीं किया, तुम। मुझे पता है। युन जियान ने उसकी बात काट दी। होठों को हल्के से छूते हुए उसने फिर से बात की, लेकिन इस बार किसी और विषय पर। तुम मेरे लिए लोनमेन शहर में हो। चूंकि युन जियान ने पहल करते हुए विषय बदल दिया था, इसलिए किंग यू ने शर्मिंदगी को नजरअंदाज करते हुए सिर हिलाया। उसके हावभाव में अभी भी एक छोटी लड़की की झिझक झलक रही थी। गुरुजी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। अगर युन जियान ने किंग यू की जहर देने की तकनीकें न देखी होती, तो शायद वो मान लेती कि किंग यू सिर्फ एक साधारण किशोरी है। फिर लोनमेन सिटी में रहो, युन जियान ने उत्तर दिया। सचमुच? किंग यू ने खुशी और आश्चर्य से पूछा। उसमें अब भी एक युवा लड़की का भोलापन और उत्साह बरकरार था। स्नेक लिजार्ड ने उसे बचपन से ही शिष्या बना लिया था और बाद में उसने युन जियान की सेवा में उसकी जगह ले ली। किंग यू की विष लगाने की तकनीकें बेहद निपुण थी, इसलिए उसे क्रूर गुप्तचर और हत्यारे के प्रशिक्षण से छूट मिल गई, लेकिन फिर भी उसे आत्मरक्षा की बुनियादी क्षमताएं प्राप्त थीं। आखिरकार अगर युन जियान खुद को ही नहीं बचा सकती, तो उसके लिए किंग यू को अपने पास रखना नामुमकिन होगा। युन जियान को अपने आसपास किसी निकम्मे की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी उम्र भी लगभग मेरी ही है, इसलिए मेरे आसपास एक छात्र की पहचान के साथ रहो, युन जियान ने सिर हिलाते हुए किंग यू से कहा। आमतौर पर वो किंग यू से ज्यादा रहस्य नहीं छिपाती थी। स्नेक, लिजार्ड और टाइगर, लेपर्ड की तरह वह भी उन लोगों में से एक थी जो सबसे लंबे समय से उसके साथ थी। मैं स्कूल जा रही हूँ, किंग यू ने हैरानी से खुद की ओर इशारा करते हुए युन जियान से पूछा। युन जियान ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया और फिर लड़की से पूछा, वो बूढ़े लोग कैसे हैं? उन बूढ़े लोगों का तात्पर्य गूशा भाड़े के सैनिकों के पूर्व बॉस के चापलूसों से था। किंग यू अभी गूशा से आई थी, इसलिए उसे स्थिति की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। मास्टर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की योजना बनाई है। कुछ दिनों में मेरे साथ गूशा वापस चलो, युन जियान ने कहा।
किंग यू ने सिर हिलाया। वह स्नैक, लिजर्ड और टाइगर, लेपर्ड की तरह यून जियान की व्यवस्था के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोलेगी। जब दोनों लड़कियां कोने से हटी तो उन्होंने देखा कि सी यी और यून यी ने भी अपनी बातचीत खत्म कर ली थी। यून यी को देखते ही किंग यू का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। यून यी, तुम लोग पहले वापस जाओ। यून जियान ने यून यी को बताया। शाओ जियान, तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, क्या इसका कारण यह है कि तुम जानते हो कि मुझे किसने नशा दिया था? यून यी ने दांत पीसते हुए ये सवाल पूछा। बेशक वो उस व्यक्ति से घृणा करता था जिसने उसे नशा दिया था। अगर वो व्यक्ति न होता तो वह लड़की की मासूमियत को कलंकित न करता। हालांकि वह जानता था कि उसने वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन जब सच्चाई ये थी कि वे दोनों एक दूसरे की बाहों में नग्न थे, तो ये बात उसे और भी बुरी लग रही थी। ये चेन यूबिंग है। यून जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने यून यी से कहा, मैं इस मामले को तुम्हारे लिए अंत तक देखूंगी। गेगे का संक्षिप्त रूप है, जिसका मंदारिन में अर्थ है बड़ा भाई। चेन यूबिंग ने अपने भाई के साथ चाल चलकर मूर्खता की। ऐसे में उसे यून जियान के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शाओ जियान, यून यी को अपनी बहन की निगाहें देखकर झटका लगा। 0106 12:24 PM अध्याय 310 उसे और दो। अलविदा चेन यूबिंग। अंत में यून जियान ने सी यी को यून यी को घर तक छोड़ने के लिए कहा, जबकि किंग यू उसके साथ ही रुकी रही। सी यी ने यून जियान की बात श्रद्धापूर्वक सुनी। जैसे ही यून जियान ने उसे अपने होने वाले बहनोई को पहले घर लाने के लिए कहा, उसने तुरंत उसे वहां से खींच लिया। स्लिंग, क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? किंग यू ने यून जियान की ओर देखते हुए शर्माते हुए पूछा। हम। यून जियान मुस्कुराई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए सहजता से बोली, चलो, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। हम दोनों को कुछ बड़ा करना चाहिए। सब जानते थे कि स्लेइंग गॉड को पैसों से कितना प्यार था। देखो, पुनर्जन्म लेकर लॉन्गमेन सिटी आए हुए उसे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसने न्यू क्रूज की स्थापना कर ली थी और अपने निवेश की दोगुनी रकम वापस कमा ली थी। अपने पिछले जीवन में यून जियान के प्रत्येक मिशन पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम खर्च नहीं हुआ था और वह एक के बाद एक मिशन को पूरी लगन से पूरा करती थी। जब वो व्यस्त होती थी तो सुविधा के लिए वो किंग यू को भी अपने साथ ले जाती थी। किंग यू कई लोगों को जहर देकर मार डालता था, जबकि यून जियान जिसे चाहे मार डालती थी और जो चाहे चुरा लेती थी। दोनों ने मिलकर कई परियोजनाएं पूरी की थी। किंग यू ये सुनकर खिलखिला उठी कि वे कुछ अच्छा करने वाले हैं और यून जियान के पीछे उछलने लगी। अब बात करते हैं चेन यूबिन की, जिसे पूरा यकीन था कि इस बार यून यी उसके काबू में है। अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए उसने खुद को भी नशीली दवा दे दी। यून जियान और सी यी के बाद वह होटल पहुंची। उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि यून यी उसके जाल में फंसी हुई थी। चेन यूबिंग आराम से समय लेना चाहती थी। इसके अलावा उसने घर जाकर अपने परिवार का इकलौता रंगीन कैमरा भी ले आई ताकि उसकी योजना पूरी तरह से कारगर हो। इसके बावजूद जब चेन यूबिंग कैमरा लेकर और खुद को नशीली दवा देकर खुशी-खुशी होटल की छठी मंजिल पर पहुंची, तो जैसे ही वह अपने बुक किए हुए कमरे में दाखिल हुई, उसे बेहोश कर दिया गया। जब वह दोबारा होश में आई, तो यून जियान ने उसे पहले ही बांध रखा था। क्या हो रहा था? जैसे ही चेन यूबिंग को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का एहसास हुआ, उसने डरते हुए यून जियान की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? यून जियान ने सवाल सुनकर नाक सिकोड़ी। उसने लड़की को ठंडे स्वरों से घूरा, उसकी निगाहें शत्रुतापूर्ण थीं। तुम क्या सोचती हो? तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? चेन यूबिंग ने घबराहट में चीखते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसने जो कामोत्तेजक दवा ली थी, वह असर करने लगी है। उसने खुद को भी नशीली दवा दी थी। किनारे से देख रही किंग यू ने यून जियान को बताया। वह विश्व विशेषज्ञ थी और उसने हर प्रकार की दवा और औषधि का गहन अध्ययन किया था, इसलिए वह एक नजर में ही समझ गई कि चेन यूबिंग ने भी खुद को मादक पदार्थ का सेवन कराया है। यून जियान को उम्मीद नहीं थी कि चेन यूबिंग भी कामोत्तेजक दवाइयां खाकर खुद को मदहोश कर लेगी। घृणा भरी निगाहों से देखते हुए उसने किंग यू की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जब उसे इतना पसंद आ रहा है तो तुम उसे और दो। तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? यून जियान की बातों पर चेन यूबिंग चीख पड़ी और डर से उसकी तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें उदारतापूर्वक वही अनुभव करने की अनुमति दूंगा जो तुम पहले मेरे भाई के साथ करना चाहते थे। यून जियान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। अगर चेन यूबिंग अपनी चाल में सफल हो जाती तो यून यी के साथ जो होता, उसकी कल्पना करने की भी उसे हिम्मत नहीं थी। 0106 12:24 PM अध्याय 311 बेहद रोमांचक। चेन यूबिंग का विनाश। बहन जियान, मैंने हाल ही में एक बेहद नशीला कामोत्तेजक पदार्थ बनाया है और मुझे चिंता हो रही है कि मेरे पास इसे आजमाने के लिए कोई नहीं है। किंग यू ने यून जियान से अपने प्यारे चेहरे पर एक ऐसी भौंभूरी मुस्कान के साथ कहा जिसमें एक शैतानी मुस्कान के संकेत दिख रहे थे। किंग यू अपने पिछले जन्म में यून जियान को स्लेइंग कहकर बुलाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां और उनकी पहचान अलग होने के साथ साथ यून जियान अब स्लेइंग गॉड के नाम से नहीं जानी जाती थी, इसलिए किंग यू उसे सिस्टर जियान कहकर बुलाती थी। उसे थोड़ा खाने दो और फिर उसे सड़क पर फेंक दो। यून जियान घृणा से भर उठी और यह घोषणा करने के लिए खड़ी हो गई। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। यून जियान की योजना सुनकर चेन यूबिंग फिर से डर के मारे चीख पड़ी। मैं इंतजार करूंगा। यून जियान हंसते हुए चेन यूबिंग को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा? चेन यूबिंग, जब तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाने की सोची थी, तभी तुम्हें इस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए था। बहन जियान, इंजेक्शन तैयार है। किंग यू ने सिरिंज पकड़े हुए यून जियान को बताया। हम। यून जियान ने सिर हिलाया, चेन यूबिंग की चीखों को नजरअंदाज करते हुए, जो बाद में सिसकियों और विनतियों से भर गई थी। मासूम दिखने वाली किंग यू अपने बचकाने आकर्षण के बावजूद विष बनाने और प्रयोग करने की कला में जन्मजात निपुण प्रतीत होती थी। एक सटीक वार से तैयार कामोत्तेजक औषधि को निर्दयतापूर्वक सिरिंज के माध्यम से चेन यूबिंग के शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। लड़की बेहोश होते ही उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। उस समय सड़क पर एक उत्तेजक स्ट्रिप शो चल रहा था। चेन यूबिंग मुंह खोले एक व्यस्त सड़क पर अंधाधुंध अपनी त्वचा को छू रही थी और एक-एक करके अपने कपड़े उतार रही थी। वो बदसूरत लड़की नहीं थी, रंग भी काफी गोरा था। वो चहल-पहल भरी सड़क पर लेटी हुई थी, लगातार अपने कपड़े खींच रही थी और बुदबुदा रही थी, कितनी गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जैसे-जैसे चेन यूबिंग अपने कपड़े और अधिक जोश से खींचने लगी, उसे देखने के लिए उसके चारों ओर जमा हुए लोगों की संख्या बढ़ती गई। अंत में उसने अपने अंतर्वस्त्र भी उतार दिए। यून यी के स्कूल के बच्चे जब कराओके से बाहर निकले और सड़क पर उमड़ी भीड़ को देखा, तो वे भी उत्सुकतावश देखने के लिए उधर चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, वे पूरी तरह से दंग रह गए। ये चेन यूबिंग थी और वह सबके सामने सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार रही थी, किसी की कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये चेन यूबिंग है। स्कूल के एक सहपाठी ने घबराकर चिल्लाते हुए जमीन पर पड़ी उस लड़की की ओर इशारा किया। सड़क से कुछ ही दूरी पर यून जियान खड़ी थी, जिसका लंबा और पतला शरीर एक मुलायम डाउन जैकेट में लिपटा हुआ था। जैकेट उसके पतले शरीर को मुश्किल से ही ढक पा रही थी और उसकी पीठ पर लटकती चमकदार चोटी के साथ वह बेहद खुश नजर आ रही थी। चेन यूबिंग अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। आज उसने जो किया, उसके कारण अब उसे हर तरह की आलोचना और निंदा झेलनी पड़ेगी। यह उस व्यक्ति का परिणाम था जिसने उसके भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। बहन जियान, बस इतना ही, तुम उसे मार नहीं रही हो? यून जियान के बगल में खड़ी किंग यू ने हैरानी से पलकें झपकाते हुए पूछा।
ये सिर्फ चेन युबिंग ही नहीं थी जिसने युन जियान के भाई के खिलाफ साजिश रची थी। युन जियान अपने पिछले जीवन में उन लोगों को भी मार डालती थी जो उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते थे। अपनी आदत के अनुसार यह एक चमत्कार ही था कि उसने चेन युबिंग के टुकड़े टुकड़े नहीं किए और उसे बुरी तरह घायल नहीं किया। इसलिए किंग यू अचंभित थी। उसका चेहरा मासूम था और वो लड़ाई में माहिर नहीं थी, लेकिन युन जियान के साथ रहने के कारण वह लड़ाइयों और हत्याओं की आदी हो चुकी थी। हम चलो चलते हैं, युन जियान ने काफी देर बाद कहा और चेन युबिंग की तरफ देखे बिना किंग यू के साथ चली गई। 0106 12:24 PM अध्याय 312 3 सदस्यों का एक परिवार किंगशान शहर की ओर। युन यी ने निश्चित रूप से उस घटना से सबक सीखा था और भविष्य में सतर्क रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई यह उम्मीद करेगा कि चेन युबिंग इस तरह की हरकत का सहारा लेगा। बहरहाल लड़की को अपने कर्मों का फल अवश्य मिला। अगले दिन युन यी के स्कूल में ये चौंकाने वाली खबर फैल गई। पूरे स्कूल को पता चल गया था कि वो कल दूसरों के साथ एक समारोह में गई थी, लेकिन किसी तरह सड़क पर कपड़े उतारती चली गई और अंत में पूरी तरह नग्न हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह प्रदर्शनकारी थी, जबकि कुछ ने उसे एक वेश्या कहा जो बिना पुरुष के जीवित नहीं रह सकती थी। चेन युबिंग का खेल खत्म हो चुका था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अगले ही दिन स्कूल बदल लिया और किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। इसी बीच युन जियान ने न्यू क्रूज की प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए किंग यू को स्कूल में दाखिला दिला दिया था। किंग यू की उम्र युन जियान के समान थी, इसलिए उसे युन जियान की कक्षा में डाल दिया गया और वो उसकी सहपाठी बन गई। लॉन्गमेन ही जूनियर हाई स्कूल में किसी का भी दाखिला आसानी से नहीं हो सकता था, खासकर तब जब किंग यू स्कूल के दौरान दाखिला लेने आ रही थी। इससे उसका पंजीकरण कराना और भी मुश्किल हो गया। इसके बावजूद युन जियान की न्यू क्रूज कंपनी लॉन्गमेन शहर में पहले से ही स्थापित थी। उसे बस झांग जिफान को लॉन्गमेन ही जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाना था और किंग यू का स्कूल में प्रवेश आसानी से हो गया। किंग यू के युन जियान की सहपाठी बनने के बाद युन जियान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किंग यू और चेन शिनी की तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई और वे पक्की सहेलियां बन गईं। मुलाकात के तुरंत बाद ही वे एक दूसरे के करीब आ गईं और युन जियान के बगल में बैठकर लगातार बातें करती रहने से उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगीं। अब सब कुछ सामान्य होता दिख रहा था। जब सप्ताहांत आया तो किंग यू और चेन शिनी ने सुबह सुबह पड़ोसी शहर में खरीदारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि लॉन्गमेन शहर परिवहन और विदेशी व्यापार के लिए सुविधाजनक था, फिर भी वे सीमावर्ती शहर में इसलिए गए क्योंकि लॉन्गमेन शहर के सबसे निकटतम पड़ोसी शहर किंगशान शहर में ग्लोबल ट्रेड हब नामक एक स्थान था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध खरीदारी का अड्डा था। जो भी जे प्रांत में आता वह ग्लोबल ट्रेड हब घूमने के बारे में जरूर जानता। इतना ही नहीं, इस स्थान पर न केवल देश Z में सबसे अधिक विदेशी व्यापार होता था, बल्कि यहाँ मौजूद हर तरह की स्थानीय और विदेशी वस्तु खरीदी जा सकती थी। ये बात महिलाओं के कपड़ों की खरीदारी पर भी लागू होती थी। ग्लोबल ट्रेड हब निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा गंतव्य था, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के सभी फैशन स्टाइल उपलब्ध थे। युन जियान के जे प्रांत के लोनमेन शहर में पुनर्जन्म लेने के बाद से लोनमेन शहर के सबसे नजदीक होने के बावजूद वो कभी भी किंगशान शहर के वैश्विक व्यापार केंद्र में नहीं आई थी। चूंकि इस सप्ताह उसे सैन्य प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण नहीं लेना था और सर्दी का मौसम पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए वो युन झू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदना चाहती थी। इसलिए वह किंग यू और चेन शिनई के साथ किंगशान शहर जाने वाली बस में सवार हो गई और युन झू को भी अपने साथ ग्लोबल ट्रेड हब में सर्दियों के कपड़े चुनने के लिए ले गई। जब सी को पता चला कि युन झू को किंगशान शहर ले जा रहा है, तो वह बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चला गया। उन पांचों ने किंगशान शहर जाने के लिए सार्वजनिक बस का विकल्प चुना, लेकिन किसी को भी बस में इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। बस पूरी तरह से भरी हुई थी। बैठने की तो बात ही छोड़िए, बस में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बस में बुरी तरह फंसी हुई किंग यू ने युन जियान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, बहन जियान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी भरी हुई बस में सफर नहीं किया। युन जियान के दोनों हाथ भरे हुए थे। एक हाथ से वह बस का हैंडल पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसने युन झू को अपने करीब पकड़ रखा था। सी पहली बार बस में सफर कर रहा था और वो भी इतनी भरी हुई बस में, लेकिन उसने युन जियान की सुरक्षा के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उन दोनों के पीछे खड़ा होकर उन पर नजर रखी। उन्होंने नवविवाहित जोड़े द्वारा अपने बच्चे को दिन भर के लिए बाहर ले जाने का चित्र प्रस्तुत किया। उनके बगल में बैठी 40 वर्ष की एक महिला खुद को संभाल नहीं पाई और अपनी सीट छोड़ते हुए युन जियान से बोली, युवती, मेरी सीट ले लीजिए। आप जैसी युवा लड़की के लिए बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं है। ये स्पष्ट था कि इस महिला ने युन जियान, सी और छोटी युन झू को एक परिवार के रूप में अपना लिया था। उस महिला की बात सुनते ही युन जियान के गाल तुरंत गुलाबी हो गए। 0106 12:24 PM अध्याय 313 एक बेहद परेशान करने वाली छेड़छाड़। धन्यवाद। महिला की गलतफहमी सुनकर सी का मन प्रसन्न हो गया और उसने युन जियान के बोलने से पहले ही उसकी ओर से जवाब दे दिया। फिर उसने युन जियान को उस सीट पर बिठाया जो महिला ने उनके लिए छोड़ी थी और उसे युन झू को गोद में उठाने के लिए कहा। उनकी इस स्नेहपूर्ण हरकत ने महिला के मुंह से भावुक स्वर में कहा, वाह, जवानी में कितना अच्छा लगता है ना। युन जियान के गाल जलने लगे, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उस महिला की दयालुता स्वीकार कर ली। यात्रियों की भीड़ में उसे धक्का मुक्की तो हो सकती थी, लेकिन छोटे युन झू के लिए इतनी भरी हुई बस में खड़े रहना मुश्किल था। उसे खरोंच लग सकती थी या वो किसी चीज से टकरा सकता था। इसलिए युन जियान ने उस महिला के इस नेक काम को स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया। युन जियान की बाहों में चुपचाप बैठा रहा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते और लंबी पलकों को फड़फड़ाते हुए। उसका छोटा कद उसे 8 साल का नहीं दिखाता था। वह अपने हम उम्र बच्चों से काफी छोटा और कम कद का लग रहा था। शायद इसका कारण ये था कि उसका शरीर कुपोषण से ग्रस्त था। इसी वजह से वह ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल का लग रहा था। आज युन जियान सामान्य से अधिक परिपक्व पोशाक में थी, जो उसके 15-16 वर्ष के युवा चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस महिला ने युन झू को उसका बच्चा समझ लिया। आखिरकार ऐसी कई युवा लड़कियां थीं जो कम उम्र में ही मां बन गईं। सौभाग्यवश किंगशान शहर लोनमेन शहर से ज्यादा दूर नहीं था। किंग यू, चेन शिनी और सी जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली थी, अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले लगभग 45 मिनट तक खड़े रहे। वहां से उन्होंने दूसरी बस ली और जल्द ही ग्लोबल ट्रेड हब भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। किंगशान शहर में स्थित ग्लोबल ट्रेड हब जिस इमारत में था, उसका दैनिक कारोबार 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक था। इसी वजह से यह इमारत स्थानीय स्तर पर खरीदारी का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बन गई। जैसे ही युन जियान बस से उतरी, उसने युन झू का हाथ पकड़ लिया और आगे चलने लगी, जबकि सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। किंग यू और चेन शिनी हाथ पकड़े हुए बहुत दूर जा चुकी थी, क्योंकि वे वहां पेश किए गए सामानों की विविधता और विकल्पों से मंत्रमुग्ध हो गई थी। हालांकि किंग यू कई जगहों पर घूम चुकी थी, फिर भी उसका भोला भाला स्वभाव बरकरार था और वो फिलहाल अपनी नई दोस्त चेन शिनी के साथ थी। दोनों आसपास देखते हुए अचानक ही दूर दूर तक भटक गईं। हालांकि इससे पहले कि वे बहुत आगे बढ़ जाते, उन्होंने युन जियान के साथ एक बैठक स्थल तय कर लिया। फिर युन जियान ने युन झू का छोटा सा हाथ पकड़ा और पुरुषों के सेक्शन में चली गई। यहाँ पूरे गलियारे में पुरुषों के कपड़े बिक रहे थे और युन झू के लिए बच्चों का एक अलग सेक्शन भी था। युन जियान अपने भाई का हाथ पकड़े हुए सीगी के साथ बच्चों के कपड़ों की दुकान में कदम रखने ही वाली थी कि बगल से एक उत्साहित आवाज आई, तुम हो। उस प्रसन्न पुरुष की आवाज सुनकर युन जियान की आंखें झपक गईं, इससे पहले कि उसकी नजर मालिक पर पड़ती। जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी भौहें तन गईं, लेकिन उसने तुरंत उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
ये सोचकर कि युन जियान उसे भूल गई है और थोड़ी निराश होकर चली गई है, आवाज के स्वामी को फिर भी किसी तरह रोमांच महसूस हुआ और उसने कहा, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। मैं शेन यान हूँ, हम वेगू पर्वत पर मिले थे। बेशक युन जियान इसे भूली नहीं थी, वो बस परेशान नहीं होना चाहती थी। उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाएगी जिससे वह पहले मिल चुकी हो। हम युन जियान ने बस गुनगुनाते हुए जवाब दिया। सी ये की बात जैसी तेज आंखों में एक चमक थी जब उसने उस आदमी को देखा जो अचानक बगल से आया था। शेन यान को उम्मीद नहीं थी कि उसे वो लड़की दिखेगी जिसकी छवि उसके मन में पहले से बसी हुई थी, इसलिए उसने अपने बगल में खड़ी सी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने युन जियान से और भी जोश से अपना परिचय दिया। ये तो बड़ा संयोग है, मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद ही नहीं की थी। ओह, क्योंकि लगता है आपको मैं याद नहीं हूँ, तो मैं अपना परिचय फिर से दे देती हूँ। मैं शेन यान हूँ, किंगशान विश्वविद्यालय की छात्रा। हमारा कैंपस यहीं पास में है। ठीक है, क्योंकि हमारा मिलना किस्मत में लिखा है, तो चलिए मैं आपको घुमा देती हूँ। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 0106 12:25 PM अध्याय 314 अपनी सीमा जानो, एक छाप छोड़ो। युन जियान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद शेन यान निराश नहीं हुई। जब शेन यान ने पहली बार बेगू पर्वत पर युन जियान को देखा तो उसे लगा मानो किसी कामदेव ने उस पर तीर चला दिया हो। युन जियान की पतली काया और कोमल चेहरा उसके मन और हृदय दोनों पर गहरी छाप छोड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई बीज सूर्य के प्रकाश से मिलते ही अंकुरित हो गया हो। शेन यान की कुछ गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे जल्दी एहसास हुआ कि उसे युन जियान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उस दिन जब वे अलग हुए थे, तब शेन यान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात यहाँ होगी। इससे शेन यान को लगा कि उन दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो उसका पीछा जरूर करेगा। बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ बढ़ाकर युन जियान का हाथ पकड़ते हुए शेन यान ने बोलना जारी रखा, दूरी के बावजूद हमारा फिर से मिलना किस्मत की बात है और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। इस बार हमारा मिलना बस यही दर्शाता है कि हमारी किस्मत में लिखा था। चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। इससे पहले कि उसका हाथ युन जियान तक पहुंच पाता, युन जियान को सी ही ने गले लगा लिया। सी ही की भौहें तंग गईं। अगर नजरें जान ले सकती तो शेन यान बार बार मर चुका होता। मेरी औरत को मत छुओ, सियाही ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। जब युन जियान को सी ही के आलिंगन में खींच लिया गया तो उसने महसूस किया कि वह एक गर्म छाती से घिरी हुई है, जबकि वह अभी भी भ्रमित युन झू को पकड़े हुए थी। क्या तुम्हारी औरत? शेन यान, जिसने पहले तो सी ही को नोटिस नहीं किया था, अब अंधा होने पर भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। सी ही शेन यान से लगभग आधा सिर लंबा था। सी ही से नजरें मिलाने के लिए शेन यान को अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था। जब उसने सी ही को युन जियान को अपनी औरत कहते सुना तो वह पलकें झपकाते हुए चौंक गया। उसके चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। जी, सी ही गेगे तुम्हें अपनी औरत कहकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमेशा के लिए उनके साथ रहोगी? फिर शियाओ झू भी चाहती है कि तुम मेरी औरत बन जाओ, ठीक है? युन झू ने सिर सहलाते हुए कहा, मानो उनकी बातें सुनने के बाद वो काफी देर तक सोचती रही हो। खांसी। युन झू के भोले भाले शब्दों से युन जियान का दम घुटने ही वाला था। वह सी ही की पकड़ से छूटकर नीचे झुकी और युन झू के सिर पर थपथपाने के बाद फिर खड़ी होकर सी ही के हाथ पर झपट्टा मारा। बकवास मत करो। उसके इस कृत्य ने सी ही के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ा दी और उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए अपना हाथ बढ़ाकर युन जियान का कोमल हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। शेन यान, जिसने सी ही को युन जियान का हाथ पकड़े हुए देखा, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि युन जियान ने अभी सी ही से बकवास न करने के लिए कहा था, वह अपनी निराशा से उबर गया। हालात देखकर तो यही लगता है कि इस लड़के का प्यार एक तरफा है। युन जियान उसे पसंद नहीं करती थी, बस यही बात है, शेन यान ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह लड़का सुंदर था, उसके चेहरे के भाव बेदाग थे और इस मामले में वो उसका प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन उनकी क्षमताओं का क्या ये लड़का उस व्यक्ति की बराबरी कर सकता है जो उनके कैंपस के ताइक्वांडो क्लब में उपाध्यक्ष था और जिसने विभिन्न छोटी बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में कई खिताब जीते थे? अगर वो दिखने में अच्छा है तो क्या हुआ, बस दिखने में ही अच्छा है। वो शेन यान जितना मर्दाना नहीं था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, शेन यान सी ही पर चिल्लाने लगी, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती? तुम्हें थोड़ी तो आत्म जागरूकता रखनी चाहिए। एक मर्द होने के नाते इस तरह किसी लड़की पर हाथ मत डालो। शेन यान की शिकायत सुनकर उसका मन किया कि वो युन जियान का हाथ पकड़े हुए सी ही के हाथ पर थप्पड़ मार दे। उस युवक के लिए सी ही महज एक सुंदर फूलदान थी। क्या खूबसूरती ही सब कुछ है? शेन यान के मन में एक योजना बनी। वो सी ही को पकड़ते ही जमीन पर पटकना चाहता था, अपने ताइक्वांडो कौशल का प्रदर्शन करना चाहता था और युन जियान के सामने अपनी मर्दांगी का परिचय देना चाहता था, ताकि उस पर एक छाप छोड़ सके। 0106 12:25 PM अध्याय 315 उसकी कोहनी का विस्थापन। उसका क्रोध। शेन यान ने अपने विचारों को अमल में लाया। युन जियान ने अपनी बांह फैलाकर सियाई के हाथ को युन जियान से दूर कर दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए ताइक्वांडो की चालों से सियाई को फर्श पर पटक दिया। युन जियान को जरूर लगा होगा कि वो बेहद मर्दाना है, क्योंकि उसने खुद को इतने शांत अंदाज में पेश किया। अपनी योजना से खुश होकर शेन यान सियाई को सबके सामने पटकने ही वाला था। तभी अचानक एक लंबे गोरे हाथ ने, जिसकी कलाई पर काली घड़ी बंधी थी, शेन यान की कोहनी को इतनी तेजी से पकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पाया, मानो उसे पहले से ही पता हो कि वह आगे क्या करने वाला है। जैसे ही सी ही ने युन जियान को पकड़े हुए हाथ को हिलाए बिना अचानक शेन यान की कोहनी पकड़ ली, उसने छूते ही युवक की कोहनी मोड़ दी। चटक चटक हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दी और अगले ही पल शेन यान की दर्द भरी चीखें फूट पड़ी। आह! शेन यान की कोहनी के नीचे की सभी हड्डियां सी ही द्वारा तोड़ दी गई थीं। शेन यान के कराहने और चीखने चिल्लाने से होने वाला तेज दर्द तेजी से फैल गया, जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अपनी कोहनी के आसपास के दर्द के अलावा शेन यान बेहद हैरान था। उसने सोचा था कि सी ही सिर्फ दिखावे का धनी है, एक सुंदर चेहरे वाला खोखला इंसान है, लेकिन अभी उसके हमले की गति आंखों से नहीं पकड़ी जा सकती थी। क्या ये किसी इंसान की रफ्तार थी? शेन यान ने कसम खाकर कहा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो कोच से उन्हें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह भी सी ही जितना फुर्तीला नहीं था। शेन यान को पहली बार इतना असहनीय दर्द महसूस हुआ था। सी ही ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका हाथ युन जियान पर टिका रहा, जबकि दूसरे हाथ से, जिससे शेन यान का स्पर्श हुआ था, उसने अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला। शेन यान के स्पर्श से छुई हथेली को पोंछकर उसने उसे हवा में उछाल दिया। हवा में हल्के से तैरते हुए ऊतक कुछ देर हवा में इधर उधर नाचता रहा, फिर 10 मीटर से अधिक दूर स्थित एक बेलनाकार कूड़ेदान में बिल्कुल सही तरीके से जा गिरा। जिन लोगों ने उसे देखा वे सब हैरान रह गए। 1.85 मीटर लंबे, छोटे काले बालों और काले रंग के कपड़ों में लिपटे उस खूबसूरत युवक को वे अपनी आंखों से देखते रह गए, जो बीच में एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था और शेन यान को घूर रहा था, जिसकी कोहनी अपनी जगह से हट गई थी। उसके मुंह से एक शब्द बड़ी ही शालीनता और दबंगता से निकला, भाग जाओ। कुछ लोग राजाओं जैसी शान के साथ पैदा होते हैं और सी ही निस्संदेह उन्हीं लोगों में से एक थे, और वो भी सबसे श्रेष्ठ। वह आदमी गुस्से से आग बबूला था। भला इस नीच आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसकी औरत पर हाथ उठाने की? युन जियान ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए थे और युन झू की आंखों को उससे छिपाने के लिए ढक लिया था। उसे व्यक्तिगत रूप से शेन यान बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज करने की योजना बनाई थी। खासकर तब जब शेन यान ने अभी यह चाल चली, ये सोचकर कि उसे और सी ही को पता नहीं चलेगा, भला वे उसकी चाल को कैसे नहीं समझ पाएंगी।
चलो चलते हैं, उसने मुड़कर सी यी से कहा। सी यी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसने यून जियान का हाथ पकड़कर उसे उस जगह से बाहर खींच लिया। वह उन्हें एक सुनसान कोने में ले गया, जहां यून झू यून जियान के आगे खड़ी थी। सी यी ने यून जियान पर झपट्टा मारते हुए खुद को उसके ऊपर झुका लिया और उसे अपने और दीवार के बीच फंसा लिया। उसने उग्र क्रोध से घोषणा की, तुम केवल मेरी हो सकती हो। इसके तुरंत बाद वह लड़की को छूने के लिए नीचे झुका। 0106 12:25 PM अध्याय 316 मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यून जियान का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि सी यी अचानक इतना क्रोधित क्यों हो गया, लेकिन उसने अपना हाथ यून झू की आंखों पर रखा और दूसरे हाथ से सी यी के सिर को थाम लिया और पहली बार उसके चुंबनों का जवाब दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके मन में सी यी के लिए भावनाएं थीं। उसके दिल की तीव्र धड़कन ने उसे बताया कि वो उसके लिए दूसरों की तुलना में अलग तरह की भावना रखती है। दोनों ने तब तक एक दूसरे को चूमा जब तक उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सी यी ने यून जियान को छोड़ दिया। इस पूरे समय नन्हे यून झू की आंखें ढकी हुई थी, लेकिन उसे भी अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से यून जियान की ओर देखते हुए उसने पूछा, जी आपने शियाओ झू की आंखें क्यों ढकी हुई थी? क्या आप और सी यी गेगे मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हैं? आह, बच्चों की मासूमियत और भोलापन कितना मनमोहक है। यून जियान ने यून झू के सिर को सहलाया और बिना कुछ बोले सी यी को घूरने के लिए मुड़ गई। चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदते हैं। यून जियान यून झू को अपने साथ ले गई। अपने हाथों को पैंट की जेब में डाले हुए सी यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और सबसे पहले जाने वाली लड़की को देखा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब यून जियान ने छोटी यून झू के लिए कुछ नए सर्दियों के कपड़े चुन लिए, तो किंग यू और चेन शिनी पहले से ही अपने खरीदे हुए सामान से भरे बैग लेकर तय स्थान पर उन तीनों का इंतजार कर रही थी। सुबह भर खरीदारी करने के बाद घर लौटने से पहले उन सभी ने इमारत के आसपास ही दोपहर का भोजन किया। किंगशान शहर से लोनवेन शहर वापस जाने वाले सार्वजनिक परिवहन में सुबह के प्रस्थान के समय जितनी भीड़ नहीं थी। संभवतः इसका कारण ये था कि किंगशान शहर का परिवहन और व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह जे प्रांत की राजधानी थी और देश जेड में इसकी अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी। यही कारण था कि किंगशान शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक थी। लोनवेन शहर वापस जाने वाली बस में सभी यात्री आराम से बैठ सकते थे, भले ही एक व्यक्ति 2 सीटें घेरकर बैठ जाए। पिछली घटनाओं के बाद यून जियान धीरे धीरे सी यी को अपने दिल में जगह दे रही थी। वह अपनी भावनाओं को समझने लगी थी कि सी यी के लिए उसके मन में जो प्यार था, वो किन येरो और उसके भाई यून यी के लिए उसके पारिवारिक प्यार से अलग था। सप्ताहांत की रात होने के कारण यून जियान ने हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए अपना बैग उठाया, लेकिन घर से निकलने से पहले ही एक लंबे कद के व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक दिया। सी यी ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे और एक पैर मुड़कर दीवार के सहारे खड़ा था, जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। अगर घूशा मर्सिनरीज को मेरी मदद की जरूरत हो, तो आप स्नो ईगल के जरिए मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं। यून जियान को आते देख सी यी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बोलते समय उसकी नजरें सीधे यून जियान की आंखों में गड़ी हुई थी। उसके लहजे में स्नेह झलक रहा था। हम सावधान रहना, यून जियान ने याद दिलाए बिना नहीं रह सकी। सी यी के होठों के कोने ऊपर उठे, उसकी मुस्कान चमकदार और आकर्षक थी। वो उसके बारे में चिंतित थी। अपने कंधों पर बैग लटकाए हुए यून जियान अपने घर से निकलने के बाद चौराहे पर मुड़ने के बाद एक अपेक्षाकृत सुनसान गली में आ गई। उसकी नजरें अचानक इधर उधर भटक गईं और देखते ही देखते करीब 1 दर्जन लोग दौड़कर उसे घेरने के लिए आगे आए। ये लोग पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, जिससे किसी गिरोह की आशंका पैदा होती थी। एक महिला जिसने कामुक पोशाक पहनी हुई थी, यून जियान के पीछे से आई, जो एक मोटे आदमी पर लिपटी हुई थी। यून जियान ने पलकें झपकाईं और उस महिला को ध्यान से देखा। पहले चेन युबिंग अपने भाई को फंसाने में नाकाम रही थी। ओह, अब वो कितनी बदल गई थी। मेकअप और रूजर से लदी हुई, वह 40 साल के उस आदमी से लिप्ट गई जो उसके पिता की उम्र का था। यून जियान को देखते ही चेन युबिंग का चेहरा बिगड़ गया और वो उसे घूरते हुए बोली, यून जियान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे मैं मर ही जाऊं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। 0106 12:25 PM अध्याय 317 लो, ये फिर से शुरू हो गई। बॉस पूछता है। उसे देखे हुए कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन चेन युबिंग अब ऐसी दिख रही थी। इतना ही नहीं, वह 40 साल के एक आदमी की बाहों में सहज महसूस कर रही थी। यून जियान को ये दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जाहिर करने वाली नहीं थी। उसने हमेशा की तरह अपना उदासीन भाव बनाए रखा और चेन युबिंग को घूरती रही। पहले की तुलना में चेन युबिंग का वजन काफी कम हो गया था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी उतार दी थी और उसकी जगह एक छोटा सा ऑफ शोल्डर टॉप और ऊंची एड़ी के जूते पहनती थी। सबसे बड़ा बदलाव उसके चेहरे में आया था। वह पहले सुंदर तो दिखती थी, लेकिन अब मेकअप से उसका चेहरा ढका हुआ था। इस समय मेकअप से सना हुआ ये चेहरा गुस्से से विकृत होकर यून जियान को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह यून जियान को यातना देना चाहती हो। मुझे बर्बाद कर दोगे? यून जियान ने बेपरवाही से पूछा। उसने चेन युबिंग के बगल में खड़े मोटे आदमी को देखा और पहले ही अंदाजा लगा लिया कि चेन युबिंग ने क्या किया होगा। दरअसल चेन युबिंग ने जो किया वह यून जियान के अनुमान के काफी करीब था। चेन युबिंग को पहले जो कामोत्तेजक औषधि दी गई थी, वो विशेष रूप से किंग यू द्वारा तैयार की गई थी। इस मादक औषधि के प्रभाव में आने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता था और उसे असहनीय गर्मी की लहरों का अनुभव होता था। यदि औषधि का प्रभाव होने पर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती थी, तो वह तुरंत अपने कपड़े उतार देता था। यून जियान को नहीं पता था कि चेन युबिंग ने उसके बाद क्या किया, लेकिन जिस तरह से वह उस आदमी से लिपटी हुई थी जो अब उसके पिता की उम्र का था, उसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह अब उस आदमी पर निर्भर थी। यून जियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कमजोर क्षमताओं के बल पर लोनवेन शहर में मनमानी कर सकते हो? जान लो कि मैं, चेन युबिंग, तुम्हें मरने तक नहीं छोड़ूंगा। चेन युबिंग की विकृत मुस्कान भयावह लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या झेला था। जब उसे होश आया, तो वह सड़क पर नग्न अवस्था में पड़ी थी, सबके सामने। उसका अंत निश्चित था, उसका भविष्य मिट चुका था। इसके बावजूद चेन युबिंग ने कसम खाई कि वह यून जियान से बदला लेगी। उसे पता था कि यून जियान काफी कुशल थी। पिछली बार जिस सुनहरे बालों वाली लड़की को यून ही को पीटना था, उसे यून जियान ने पीट दिया था। इस बार उसे जिस व्यक्ति का सहारा मिला, वह एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी बाहों में वह आराम से बैठी थी, और वह एक गैंगस्टर था। वह उस हारे हुए गोरे बालों वाले लड़के और उसके दोस्तों से बिल्कुल अलग था। यह आदमी एक गैंगस्टर था और लॉन्गमेन शहर के दूसरे सबसे बड़े माफिया समूह 9 वैलीज गैंग का दूसरे नंबर का सरगना था। गिरोह के लोग उसे शियो नेर्वो कहते थे। चेन युबिंग यून जियान से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए उसने और भी नीच हरकत करने में कोई संकोच नहीं किया और खुद को शियो गेरोह के हवाले कर दिया। उसने यून जियान पर घात लगाकर हमला करने के लिए शियो नेर्वो को अपने आदमियों को भेजा, ताकि यून जियान ने उसके साथ जो पहले किया था उसका बदला ले सके। चेन युबिंग के मन में यून जियान के लिए इतनी गहरी नफरत थी कि वो यून जियान से निपटने की शक्ति के बदले अपना शरीर भी कुर्बान करने को तैयार थी। भाई शियोंग, उसी ने मुझे तंग किया है, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। चेन युबिंग ने बोलते हुए यून जियान की ओर उंगली उठाई। बस इतना हुआ कि उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उनके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। यून जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ ही देर बाद लोगों का एक और समूह सामने और पीछे से उसी गली में घुस आया।
एक सभ्य दिखने वाला आदमी अपने हथियारबंद साथियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। वह व्यक्ति युन जियान के पास आया और 90 डिग्री झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। सुश्री युन, हमारे बॉस आपको बुला रहे हैं। युन जियान ने पहली नजर में ही जान लिया था कि यह आदमी जू जेटियन का अधीनस्थ है, साथ ही लॉन्गमेन शहर के शीर्ष माफिया समूह ड्रैगन हेड गैंग का एक उच्च पदस्थ सदस्य भी है। शियोंग एरहू, जिसे भाई शियोंग कहा जाता था, ने उस आदमी और उसके साथियों को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। वह नाइन वैलीज गैंग का दूसरे नंबर का कमांडर था, लेकिन लॉन्गमेन शहर के दूसरे सबसे बड़े गैंग के रूप में नाइन वैलीज गैंग शहर के सबसे बड़े गैंग ड्रैगन हेड गैंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। चेन युबिंग नाम की एक साधारण जूनियर हाई स्कूल की लड़की, जो फिलहाल उसके लिए बिस्तर गर्म करने का काम कर रही थी, ने उससे युन जियान को पकड़ने के लिए कहा था। एक ऐसी लड़की जिसे ड्रैगन हेड गैंग के एक उच्च पदस्थ सदस्य से इतना सम्मान प्राप्त था। वह कौन थी? 0106 12:26 PM अध्याय 318 अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वह दिखने में सलीकेदार व्यक्ति लॉन्गमेन शहर के माफिया सरगना जू जेटियन का अधीनस्थ था। वह ड्रैगन हेड गैंग का उच्च पदस्थ सदस्य भी था। उसका नाम सन झेंगवेई था। युन जियान उसे जानती थी। बहुत पहले जब उसने जू जेटियन के लिए नॉकआउट मैच लड़ा था, तब उसकी मुलाकात गिरोह के कई उच्च पदस्थ सदस्यों से हुई थी। मैच जीतने के बाद से जू जेटियन के अधीन काम करने वाले वे लोग उसके प्रति और भी अधिक आदर भाव रखने लगे थे। युन जियान ने सन झेंगवेई की बात से सहमति जताते हुए हल्के से सिर हिलाया। जू जेटियन उससे मिलना चाहता था। नॉकआउट मैच से लौटने के बाद से उसने उससे संपर्क नहीं किया था। फिर भी वो उसके भाई के सबसे अच्छे दोस्त का पिता था और गूशा भाड़े के सैनिकों का सदस्य था। हालांकि वहां उसका पद नीचा था, युन जियान घमंडी नहीं थी। सुश्री युन, कृपया इधर आइए। सन झेंगवेई ने युन जियान को अपने आगे चलने देने की योजना बनाते हुए एक मानक निमंत्रण का इशारा किया। जैसे ही युन जियान ने एक कदम बढ़ाया, चेन युबिंग की नाराजगी भरी आवाज फिर से सुनाई दी। रुको, युन जियान, यह मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से जा सकती हो। चेन युबिंग को बंदूकों से लैस सन झेंगवेई और उसके आदमियों से थोड़ा डर लगता था, लेकिन साथ ही साथ सोते समय शियोंग एरहू की इतनी शेखी बघाने वाली बातें सुनने के बाद उसे ये भी लगा कि लॉन्गमेन शहर में शियोंग एरहू को कोई हरा नहीं सकता। इसके अलावा शियोंग एरहू ने अपनी छाती थपथपाते हुए घोषणा की कि वो युन जियान को चेन युबिंग के साथ उनके आने से पहले किए गए बुरे बर्ताव का जरूर बदला चुकाएगा। अब जब चेन युबिंग ने युन जियान को जाते हुए देख लिया, तो उसके लिए चुपचाप बैठे रहना असंभव था। वो वहीं पर गुस्से से चिल्ला उठी। युन जियान, क्या तुम्हें लगता है कि मदद मिलने से तुम बच जाओगी? हाँ, भाई शियोंग तुम्हें बर्बाद करने में मेरी मदद करेगा। चेन युबिंग शियोंग एरहू पर लिपटी हुई थी। उसके सुडौल स्तन उस आदमी की छाती से चिपके हुए थे। एक किशोरी को ऐसे व्यक्ति के साथ देखना जो उसके पिता की उम्र का हो, सच कहें तो पचाना मुश्किल था। ठीक है, भाई शियोंग। शियोंग एरहू से आश्वासन पाने की चाह में चेन युबिंग उस आदमी से और भी कसकर लिपट गई। उस लड़की के लिए उसने युन जियान से बदला लेने के लिए शियोंग एरहू के साथ सौदे के तहत अपने शरीर का बलिदान दिया था, जिसने उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल किया था। वो यह मानने से इनकार कर रही थी कि वह अब युन जियान को बर्बाद नहीं कर सकती। युन जियान ने चेन युबिंग के आत्मविश्वास को सुनकर और उसे उस आदमी के बगल में इतने आश्वस्त भाव से बैठे देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उपहास करने से खुद को नहीं रोका। तुम किस बात पर नाक सिकोड़ रहे हो? भाई शियोंग, उसे देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। भाई शियोंग ने बिस्तर पर उसकी मदद करने का वादा किया था। वह उसे युन जियान से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए चेन युबिंग ने हाल के दिनों में उसे खुश करने की पूरी कोशिश की थी। अन्यथा चेन युबिंग जैसी युवा और आकर्षक लड़की कभी भी स्वेच्छा से अपने पिता की उम्र के आदमी का सामना नहीं करती। वह मूर्ख नहीं थी। शियोंग एरहू, मिस युन ड्रैगन हेड गैंग की खास मेहमान हैं, जिनका हमारे बॉस भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि लॉन्गमेन शहर में जो भी मिस युन पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा, वह सीधे हमारे गैंग के खिलाफ जाएगा। जाहिर तौर पर शियोंग एरहू को जानते हुए सन झेंगवेई के लहजे में धमकी झलक रही थी। हर कोई जानता था कि ड्रैगन हेड गैंग लॉन्गमेन शहर का सबसे बड़ा माफिया गिरोह था और नाइन वैलीज गैंग हमेशा की तरह उनसे पीछे था। जब नाइन वैलीज गैंग का सरगना ही ड्रैगन हेड गैंग पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं करता था, तो शियोंग एरहू भला कैसे कर सकता था? साली कुतिया, चुप हो जा, तू घटिया वेश्या है। शियोंग एरहू अनुभवी और चालाक था। स्थिति उसके पक्ष में न देखकर उसने तुरंत चेन युबिंग को एक थप्पड़ मारा और गालियों की बौछार कर दी। 0106 12:26 PM अध्याय 319 उसका अंत। ड्रैगन हेड गैंग की ओर प्रस्थान। चेन युबिंग के साथ मिलकर काम करते समय शियोंग एरहू ने सचमुच अपनी ही तारीफों के पुल बांधे थे और यहाँ तक कि उसने ये भी बड़ा चढ़ाकर कहा था कि लॉन्गमेन शहर में ऐसा कोई नहीं है जिसे वह हरा न सके। चेन युबिंग, जिसका पूरा ध्यान बदला लेने पर केंद्रित था, उस आदमी के झांसे में आ गई और उसने खुद को उसके सामने पेश कर दिया, लेकिन अब उसे बदले में थप्पड़ मिला। तेज प्रहार से जमीन पर गिरते ही चेन युबिंग के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अपना हाथ उस गाल पर रखा जिस पर थप्पड़ पड़ा था और उसकी चौड़ी आंखें शियोंग एरहू पर टिकी हुई थीं। भाई शियोंग, आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था। चेन युबिंग, जिसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि क्या गड़बड़ है, शियोंग एरहू को घूर रही थी। उसके विकृत चेहरे पर अविश्वास की जगह धमकी के भाव आ गए थे। अरे कुतिया, तेरी वजह से मैं मौत के कितने करीब आ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की, जबकि तूने ड्रैगन हेड गैंग के सरगना की निगरानी में किसी को अपमानित किया है? शियोंग एरहू ने युन जियान और सन झेंगवेई के सामने ही चेन युबिंग की जमकर पिटाई कर दी। शियोंग एरहू बिल्कुल नीच था। ये स्पष्ट था कि वह एक घटिया इंसान था जब उसने उस महिला को पीटा जिसे कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी बाहों में लिया था। वह एक धूर्त और चालाक लोमड़ी जैसा था, जो सामने आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान निकाल लेता था। गिरोह में जीवित रहने के लिए यही मूलभूत आवश्यकता थी। तू वेश्या, अब उंगली उठाकर मुझे हुक्म दे रही है ना? तेरे पूरे परिवार का सत्यानाश हो। युन जियान के कुछ कहने का इंतजार किए बिना शियोंग एरहू ने चेन युबिंग का सिर ऊपर की ओर खींचा, उसे पकड़कर उसके बाल बिखेर दिए और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। ये किसी जेलर द्वारा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा था। शियोंग एरहू ने चेन युबिंग को इंसान तक नहीं समझा। चेन युबिंग मानसिक और शारीरिक दर्द से चीखी, लेकिन अंत में उसके होंठ तो खुले, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि वह कोई शब्द नहीं बोल पाई। शियोंग एरहू द्वारा चेन युबिंग का सिर बार बार जमीन पर पटका जाने से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। भारी मेकअप के बावजूद वह आत्मविश्वास से भरी और सजी धजी दिख रही थी, लेकिन अब चेन युबिंग की ओर से सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वह किसी दलदल में डूब गई हो। चेन युबिंग, जिसके साथ उसने अभी प्रेम भरी रातें बिताई थी, की ओर देखे बिना शियोंग एरहू मुस्कुराते हुए सुन झेंगवेई के पास गया और युन जियान से विनम्रतापूर्वक कहा, अभी मैं आपकी गरिमा को नजरअंदाज कर गया और आपको नाराज कर दिया। मैंने इस निर्लज्ज स्त्री को सबक सिखा दिया है। कृपया, मुझे आशा है कि आप दोनों मुझ पर दया करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। अगर शियोंग एरहू किसी चीज में माहिर थे, तो वह थी चापलूसी करना। चेन युबिंग कुछ समय से उसकी प्रेमिका रही थी, फिर भी उसने अपनी लगभग हुई गलती की भरपाई सबसे सीधे तरीके से की, सिर्फ इसलिए कि उसने लगभग उसे मुसीबत में डाल दिया था। उसने जो कुछ किया था, उससे ये स्पष्ट था कि उसे संभालना आसान नहीं था। युन जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे चेन युबिंग पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। चेन युबिंग तो मानो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही थी।
वो इसी लायक थी। शियो ने रहू को कोई जवाब न देते हुए और जमीन पर बेहोश पड़े चेन युबिंग की ओर देखे बिना युन जियान मुड़ी और सन झेंगवे के साथ चली गई। दुनिया ऐसी ही थी। अगर कोई, विशेषकर कोई महिला, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होती और पुरुषों के सहारे आगे बढ़ना चाहती, तो किसी भी क्षण उसे जानलेवा पिटाई या क्रूर विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता था। चेन युबिंग इसका एक उदाहरण थी। युन जियान शाम के स्व अध्ययन सत्र के लिए स्कूल नहीं गई। सन झेंगवे के साथ कार में बैठकर वह ड्रैगन हेड गैंग के मुख्यालय पहुंची, जो एक आलीशान इमारत की तरह दिखने वाला एक ऊंचा टावर था। कार से उतरकर वह इमारत में दाखिल हुई और सन झेंगवे के साथ लिफ्ट से छठी मंजिल पर गई और थोड़ी देर के लिए एक मीटिंग रूम में पहुंची। 0106 12:26 PM अध्याय 320 पूरा गिरोह, क्या तुम इसे सौंप दोगे? ड्रैगन हेड गैंग के वरिष्ठ अधिकारी इस समय कमरे में बैठक कर रहे थे। जब युन जियान सन झेंगवे के पीछे पीछे अंदर आई तो सभी एक साथ खड़े हो गए। हालांकि वे उसे नहीं जानते थे, लेकिन उनमें से कोई भी नॉकआउट मैच में युन जियान के शानदार प्रदर्शन को नहीं भूल सकता था। यहाँ तक कि वे उच्च अधिकारी भी, जिनकी युन जियान के बारे में शुरू से ही राय थी, उसे अब देखकर चुप और गंभीर हो गए। सुश्री युन, आप यहाँ हैं। सलीके से कपड़े पहने हुए जू जेटियन गिरोह के वरिष्ठ सदस्यों के बीच बुरा नहीं लग रहा था। वो युन जियान की ओर बढ़ा, लड़की के प्रति उसका आदर उसके गंभीर चेहरे पर झलक रहा था। क्या कोई बात है जिसके लिए आप मेरे लिए किसी को भेज सकते हैं? युन जियान ने सीधे सीधे सवाल पूछा, क्योंकि उसे औपचारिकताएं पसंद नहीं थी। नॉकआउट मैच के बाद से जू जेटियन ने उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल युन जियान जू जेटियन से परिचित नहीं थी, लेकिन वे अक्सर मिलते रहते थे क्योंकि उसका भाई युन ही हमेशा जू हाउजे के साथ रहता था। जू हाउजे जू जेटियन का बेटा था, इसलिए जब वो अपने भाई और जू हाउजे के साथ होती थी तो उनका एक दूसरे से मिलना लाजमी था। मिस युन, बात यह है, जू जेटियन ने रुक रुक कर कहा, ड्रैगन हेड गैंग लॉन्गमेन शहर का सबसे बड़ा माफिया गिरोह है। साथ ही हम लॉन्गमेन के लिए गिरोह के प्रतिनिधि भी हैं। कुछ ही दिनों में एक राष्ट्रीय माफिया चाय पार्टी होने वाली है। आयोजक दल देश के सभी माफिया सरगनाओं और उनके काबिल आदमियों को इस सभा में आमंत्रित करेगा। चाय पार्टी की बात करें तो यह मूल रूप से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, एक ऐसा आयोजन जहां प्रत्येक गिरोह अपने सबसे सक्षम आदमियों को भेजकर उनसे मुकाबला और लड़ाई करवाएगा। तब तक देश के प्रत्येक प्रांत में गिरोहों का सामूहिक सैन्य चार्ट भी तैयार हो जाएगा। ड्रैगन हेड गैंग की ओर से मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे गिरोह के कुशल सदस्यों में से एक के रूप में इस चाय पार्टी में हमारा प्रतिनिधित्व करें। जू जेटियन का निमंत्रण वास्तविक था, फिर भी उसकी निगाहें युन जियान पर टिकी हुई थी। स्पष्ट रूप से कहें तो जू जेटियन ने सन झेंगवे से युन जियान को यहाँ लाने के लिए कहा था। पहला, उसे ड्रैगन हेड गैंग में शामिल होने के लिए कहने के लिए, और दूसरा, उसे ड्रैगन हेड गैंग के एक सक्षम सदस्य के रूप में राष्ट्रीय माफिया चाय पार्टी में भाग लेने के लिए। युन जियान ने जू जेटियन के शब्दों का जवाब देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और भौहें चढ़ाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल किया, इसके फायदों के बारे में क्या? अगर उसे इस तरह की सभा में शामिल होने के लिए कहा जाता तो निश्चित रूप से इसमें कुछ फायदे भी शामिल थे। योग्यता के साथ पुरस्कार भी मिलता है। यहाँ तक कि जब जू जेटियन गूशा भाड़े के सैनिकों का सदस्य था, तब भी युन जियान निष्पक्ष था। अगर मिस युन मेरे प्रस्ताव को मान लेती हैं, तो मैं, जू जेटियन, आपकी हर बात मान लूंगा। जू जेटियन ने निश्चिंत होकर वादा किया। यह शायद किसी शहर के माफिया सरगना द्वारा किया जा सकने वाला सबसे बड़ा वादा था। हालांकि जू जेटियन केवल एक छोटे से लॉन्गमेन शहर का माफिया सरगना था, लेकिन उसकी ताकत और अधिकार का दायरा बहुत व्यापक था। अकेले ड्रैगन हेड गैंग में ही हजारों लोग शामिल थे और वो अपने आप में एक दुर्जय ताकत थी। युन जियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी भौहें उठाई और धीरे से बोली, और अगर मैं तुम्हारा पूरा ड्रैगन हेड गैंग मांग लूं तो क्या तुम मुझे सौंप दोगे? जू जेटियन ही अकेली नहीं थी जो उनकी बातों से चौंक गई। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों की आंखें फड़कने लगी। ये तो वाकई एक साहसिक अनुरोध है। क्या वह पूरे गिरोह को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी? यहाँ तक कि जब उसने नॉकआउट मैच जीता और अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया, तभी इस युवा लड़की ने ड्रैगन हेड गैंग का तुरंत कार्यभार संभालने की मांग करके असाधारण रूप से ढीठपन दिखाया।